नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 28वीं कड़ी में हम आपके सामने हैं। पिछले आपने देखा कि जो गांव सरकार के लिए जो संविधान में जो व्यवस्था है कि 29 विभाग गांव सरकार चलाएंगे, उसके बारे में मैंने आपसे एक एक विभाग का मैं चर्चा करता जा रहा हूँ। अभी तक आपने देखा कि मैंने चर्चा किया कृषि के बारे में, फिर ये विभाग मिला हुआ है। 29 विभाग का पहला विभाग ही कृषि है। 29 विभागों का जो दूसरा विभाग है वह है भूमि, उसके बारे में चर्चा किया। 29 विभाग में जो तीसरा विभाग गांव को पंचायतों को मिला हुआ है वह है लघु सिंचाई या जल प्रबंधन। चौथा विभाग जो मिला हुआ है वो है पशुपालन, कुक्कुट पालन और सुअर पालन। ये 4 विभागों की आपसे मैंने चर्चा कर दिया और बताया कि इन 4 विभागों में गांव के लोग या गांव पंचायत या गांव सरकार किस तरह से इस व्यवस्था को कर सकती है, कौन कौन काम कर सकती है और कैसी व्यवस्था करके कितने लोगों को रोजगार दे सकती है और किस तरह गांव का विकास कर सकती है और कितने आर्थिक उसका लोगों को लाभ मिल सकता है। अब आज हम जो चर्चा करेंगे वो है मत्स्य पालन। अब साथियों, ये जो मत्स्य पालन है गांव का, ये भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण विभाग है। और आप जान लीजिए कि मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। और मछली पालन एक ऐसी है कि जो गांव में आज से नहीं, मैं समझता हूँ कि मछली पालन आप आदिकाल से चला आ रहा है। तभी तो आप देखेंगे कि हर गांव में मछली ये कहीं न कहीं तालाब और पोखरे, हर गांव में कोई गांव ही शायद ना हो कि गांव और तालाब पोखरे नहीं है। और उसके अलावा गांव के तमाम गांवों के बीच में बहुत बड़े बड़े झील टाइप की चीज़ें बनी हुई है। मतलब बहुत जल का जो संचयन है, जो जल के संरक्षण किया जाता है तमाम ग्रामीण में, तो कई तरह से सिंचाई का भी काम देते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम उस पोखरों और झीलों और तालाबों का होता है। और छोटे, बहुत छोटे तो गढ़ई तक भी बोलते हैं उसको, गढ़ई, उसमें भी मछली पालन करते हैं और काफ़ी इससे लोगों को आर्थिक लाभ भी होता है। और जो दूसरा एक इससे बहुत बड़ा फायदा है कि जो जल का जो जीवन है ना, ये जिस पोखरे या तालाब में और जिस झील में ठीक स्वस्थ मछलियाँ हैं, तो समझ लीजिए कि वो जल जो है हर तरह से उपयोगी जल होता है। मतलब वो जल पीने लायक भी होता है। तो एक जल का जो पर्यावरण है, पूरा जल का जो पर्यावरण है, उसको मछलियों ने उसको एक तरह से संरक्षित करती हैं। और जिसमें स्वस्थ मछलियाँ, समझ लीजिए कि वो जल बहुत ही शुद्ध है और वो पीने लायक है और हर तरह से उपयोग करना है। ये तो मछलियों का ये पर्यावरण से संबंध ये है। दूसरा जो मछली है, वो जो जितने मनुष्य के लिए जो पौष्टिक आहार हैं, अन्न है, दूध दही है, उसी तरह मछली भी एक ज़बरदस्त, ये समझ लीजिए कि ये पौष्टिक आहार है। और मछली के लिए तो ये माना जाता है कि इसमें हर चीज़ होती है। और जो खास करके तालाबों में और इसमें मछलियाँ जो होती हैं, ये मछलियाँ तो आपको देती हैं वो सबसे पाचक प्रोटीन। जैसे मान लीजिए कि जो मीठे पानी की मछली है, जो तालाबों में और पोखरों में जो ये मीठा पानी होता है, उससे जो मछली मिलती है वो बिल्कुल ही समझ लीजिए कि वो पौष्टिक आहार, बहुत ही पाचक प्रोटीन देती है। तो इसलिए मछली बहुत ही उपयुक्त है। जैसे मैंने पिछले बार बताया कि किस तरह से सुअर के जो है या मांस, चाहे कुक्कुट का, मुर्गे का मांस है, जिस तरह से वो लाभकारी हैं। ये अलग बात है धार्मिक आधार पर कौन किसको खाता है, इससे हम उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। वो तो खाने पीने की आपकी आज़ादी है कि जो आप पसंद करिए खाइए ना खाइए। लेकिन उसके हम लाभ के बारे में बता रहे हैं। अगर उसके लाभ को करते हैं तो उसके लाभ, ये चीज़ें का बहुत लाभ है और उसका फ़ायदा लोग उठा सकते हैं। ये और लाभ से तो जब लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं तो आपको आय का स्रोत भी बन जाती है, आपको उससे धन प्राप्त होता है। तो आज हम मत्स्य पालन के लिए पर ही चर्चा करेंगे कि गांव में क्यों और कैसे मत्स्य पालन के दिया गया अधिकार और इससे गांव वालों को क्या लाभ मिल सकता है। देखिए, सामान्यतः अगर आप किसी से पूछिए ना कि भाई मछली पालन का रोजगार करते हैं, वो इतना आसारण ढंग से कहता है, अरे इसमें क्या है, पोखरे में ला के मछली डाल देंगे और बस मछली पालन शुरू हो जाएगा। ये मछली पालन नहीं है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि गांव के लोग, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं
बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में ढंग से जानते नहीं हैं और उस काम में हाथ डाल देते हैं। हाथ डालने से नुकसान होता है, कर्जा ले लेते हैं, क्योंकि सरकार इन सारी जो गाँव के लिए लाभकारी योजनाएं हैं उसके लिए सरकार कर्जा देती है। कर्जा दे के वो काम शुरू कर देते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि उसके बाद उनको नुकसान होता है। नुकसान में कर्ज में डूब जाते हैं और फिर उनकी स्थिति बिल्कुल ही दयनीय हो जाती है और उनको सुसाइड करना पड़ता है या किसी तरह से वो खेती बाड़ी छोड़ के फिर पलायन कर देना पड़ता है। लेकिन अगर चीज़ों को आप अच्छे ढंग से समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि इन चीज़ों का लाभ आपको न मिले और आप गांव में रह के इन चीज़ों से अपना जीविकापार्जन अच्छे ढंग से नहीं चलाएं। अब ये आप मछली पालन का ही समझ लीजिए, ये बड़ा ही तकनीकी काम है मछली पालन। इसको ये मत समझिए कि मछली ले आके और उसको पोखरे में डाल देना, इसको मछली पालन कहते हैं, बल्कि मछली पालन का एक पूरा प्रबंधन है। और उस प्रबंधन को समझने के लिए ये गाँव के जो मछली पालन समुद्र के किनारे कैसे होता है, वहाँ मछली पालन तो होता नहीं। वहाँ तो मछली आप केवल पकड़ते हैं। लेकिन गांव में जो तालाब हैं, पोखरे हैं, जो छोटे मोटे जो झील हैं, इनमें अगर मछली पालन का काम होता है तो आप समझ लीजिए कि उसका एक पूरा एक प्रबंधन करना पड़ता है। तो मैं बहुत विस्तार से नहीं लेकिन संक्षिप्त में बताऊंगा कि मछली पालन का आप क्या क्या जानकारी, अगर मछली पालन का क्या सरकार व्यवस्था करती है, कैसे मछली पालन गाँव स्तर पर किए जा सकते हैं और किस तरह से उसके लाभ उठाए जा सकते हैं, कि ये आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आपने सोचा कि हमें मछली पालन करना है तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप उसके जो पोखरा है जहाँ मछली पालन है, दो तरह के पोखरे हैं। देखिए, एक तो आपका व्यक्तिगत पोखरा है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने व्यक्तिगत पोखरे में लेते हैं। दूसरा पोखरा है कि व्यक्तिगत आदमी का पोखरा है लेकिन आपने उसे किराए पर ले लिया, उसके पोखरे को ले लिया किराए पर। तीसरा पोखरा या उसको लीज पर लीजिए या किराए पर, वही बात वो की बात हुई। तीसरा पोखरा है गांव पंचायतों का पोखरा है, सरकारी पोखरा जिसको बोलते हैं। अब वो सरकारी पोखरे को आप लेंगे तो उसको भी आप लीज पर लेंगे, सरकारी पोखरे को। अब ये पोखरा प्राप्त करने के तीन तरीके, एक निजी पोखरा है, दूसरा निजी आदमी का पोखरा आपने किराए पर लिया, तीसरा सरकारी पोखरा है उसे आपने लीज पर ले रखा। एक चौथा तरीका है कि आप तो पहले से मान लीजिए पोखरे हैं। एक तरीका ये है कि आप नया पोखरा, अपने खेत है आपके पास, आपने नया पोखरा उसके या तालाब उसकी खुदाई करके और उसको मछली पालन की तैयारी करते हैं। अब ये अगर पोखरे हैं तो जो पहले से पोखरे हैं उसके तो एक व्यवस्था अलग है। लेकिन आपने मान लिया नया ज़मीन के पोखरा शुरू किया, अब उस नए ज़मीन पर अगर पोखरा बनाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि उस ज़मीन में कैसी मिट्टी है। बलुई मिट्टी पर तो पोखरा होगा नहीं, कंकरीली मिट्टी पर तो होगा नहीं, उसके लिए आपको चिकनी मिट्टी चाहिए। वो ज़मीन चिकनी मिट्टी लायक है कि नहीं है। फिर उसके बाद चिकनी मिट्टी बाद उसके जो पानी के स्रोत हैं, वो पानी के स्रोत का ये किस तरह का है, कैसे पानी उसको प्राप्त कहाँ मिलेगा और जो पानी मिलेगा वो किस तरह का होगा। तो पहला तो ये पहली जो शुरुआत है कि जैसे खेत में खेती के लिए, जैसे मैंने जब कृषि की चर्चा कर रहे थे या भूमि की चर्चा कर रहे थे तो पहला मैंने यही कहा था कि भूमि कैसा होना चाहिए, किस फसल की योग कौन सी भूमि है, इसको जानकारी के बिना आप उस काम में हाथ लगाएंगे तो वो लाभ नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से पोखरा कैसा होना चाहिए और पोखरे का पानी कैसा होना चाहिए, इसके बिना आप जाने हुए अगर आप मत्स्य पालन में हाथ डालेंगे तो वो निश्चित रूप से परिणाम देगा नहीं और फिर आपको उससे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो अब ये हो गया पोखरा और जल, पोखरे में जो पानी आपको उपलब्ध है उसके बारे में आपकी जानकारी हो। अब इसके पोखरे के बाद आपको अब शुरू होता है कि जो बीज है उसमें पहले पोखरे की पूरी तैयारी होती है कि पोखरे का प्रबंधन कैसा होता है। मान ली पुराना पोखरा है तो उस पोखरे में आप नई मछली डालने के पहले आपको उस पूरे पोखरे की एक तरह से सफाई करनी पड़ती है। सफाई करने मान ली पहले उसमें ऐसे ज़मीन में नीचे ऐसे वनस्पतियाँ हैं जो कि मछलियों को मूवमेंट, घूमने घामने में, आने जाने में उनको दिक्कत देंगे। तो पहले तो उन सारी वनस्पतियों को जो पोखरे के तलहटी में है उनको आपको छनाई करके उनको निकालना पड़ेगा। माने बहुत सारे सेवार, जैसे आम बात में होता है सेवार, इतना सेवार पोखरों में बैठा हुआ है कि उसमें मछली आग घूम ही नहीं सकती। जब मछली जानते हैं जब मछली चलती है, आती घूमती है तो उसका स्वास्थ्य बढ़ता है, वेट बढ़ता है और जितना मछली का वेट बढ़ेगा उतना ही आपको फायदा होगा। अब वो चल ही नहीं पाएगी तो उसको आप क्या कर लेंगे। तो अब उसकी सफाई पूरी करनी है। दूसरी बात है, बहुत से जो पहले पुराने पोखरे हैं उसमें ये जानने की जरूरी है कि उसमें पहले की जो मछलियाँ हैं वो कौन कौन मछलियाँ हैं, क्योंकि कुछ ऐसी मछलियाँ जो बहुत हिंसक मछलियाँ होती हैं, मांसाहारी मछली होती है। वो बड़ी मछली छोटे मछली को खा देती है। अब आपने छोटे छोटे बीज डाले
और पहले से कुछ ऐसी मछलियाँ हैं कि जो कि वो मांसाहारी मछलियाँ हैं, तो सारे बीजों को चपाचट कर लेंगे, सारे बीज आपके छोटी छोटी मछलियाँ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कुछ आपको मिलेगा नहीं। आप तो समझे कि मतलब खूब मछली डाला, कुछ हुआ नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रही कोई मछली, तो वो आप उसके वो नुकसान हो जाएगा। उसके पहले वो आप बहुत सारे उसमें मछली के जो पुराने पोखरे हैं उसमें आपको दवा डाल देखने बहुत से दवा डालने पड़ता है। और पुराने मछलियों को मारने के लिए नियम है कि जो उस तरह की मछलियाँ जो व्यर्थ की मछलियाँ हैं जो तो उनको लिए आपको महुए का खाद डालनी पड़ती है। अब बहुत लोगों को नहीं पता है कि महुए खाद डालने से चूना डालना पड़ता है, फिर अंग्रेजी सरकारी ये जो अंग्रेजी खाद है कैसे पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम पोटेशियम, ये सब बहुत सारे मिक्सचर हैं, वो सब आपको पता लग जाता है जब आप इस व्यापार में जाएंगे। तो इन खादों को डाल के करके वो पूरी एक तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए। ये तो पहले के पोखरे हैं। नया पोखरा आप खुदाएंगे तो उसके लिए भी आपको जरूरी है कि नए पोखरे में पानी और मिट्टी की जांच पहले होनी चाहिए, इसका सतह कैसा होना चाहिए, सतह में कौन सी ऐसी वनस्पतियाँ डालना चाहिए जिससे कि नेचुरल कुछ दिनों में वो पोखरे नेचुरल रूप से मछलियों के अनुकूल बन जाए। तो ये सारी बातें आपकी तो केवल प्रारंभिक आपको पोखरे की तैयारी हो गई। अब दूसरे स्तर पर अगर आप आएंगे तो अब आपको बीज का जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी मछली कहाँ आप डाल सकते हो। अब ये बीज कहाँ मिलेगा? अब बीज के मछलियों को बीज है, ये देखिए तमाम हैचरीज हैं, सरकार की भी तमाम हैचरी जहाँ कि छोटे बीज पैदा किए जाते हैं। अच्छा, मछली पालन में भी आप भी हैचरी खोल सकते हैं, सरकार उसके लिए अनुदान देती है। और ये मछलियों के पालन के लिए आप अगर मछली का चाहे हैचरी बनाइए या अपने किसी तालाब खोदिए और तालाब खोद के उसमें मछली पालिए, इसके लिए भी सरकार पैसा देती है और अनुदान देती है। यहाँ तक कि आपको 75% इनमें भी सरकार अनुदान देती है। और अभी तो 2020-21 में प्रधानमंत्री मत्स्य पालन के लिए जो योजना आई है प्रधानमंत्री की 2021 के लिए, इसमें तो बहुत सारी छूट आपको उन्होंने दे रखा है। शुरू से लेकर अंत तक उसकी योजना उन्होंने कहा कि ये सुविधा किसानों को मछली पालन के लिए चाहे हैचरी बनाइए चाहे दवा उसके लिए और भी जो जरूरतें होंगी उसके लिए दी जाए। तो जैसे मैंने बताया कि कुक्कुट पालन के लिए चाहे सुअर पालन के लिए या पशु पालन के लिए प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं बड़े स्तर पर। मतलब प्रधानमंत्री की योजना का मतलब जब मैं कहता हूँ समझिए राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के योजनाएं हैं। दो तरह की योजनाएं, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी योजना बनी है और राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं को प्रदेश स्तर की योजना से लिंक कर दिया गया ताकि जो राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकती है वो प्रदेश स्तर की जो सुविधाएं हैं आपको मिल सके। और प्रदेश स्तर में जानते हैं कि सभी जगह मछली विभाग का अलग विभाग है, उसका निदेशालय है और जगह जगह उसके बीज के लिए व्यवस्थाएं हैं। राज्य में उत्तर प्रदेश में का अगर उदाहरण दें तो कई जगह कहाँ हैचरीज हैं जहाँ की बीज मिलती है, कहाँ कहाँ उसके मृदा की जांच होती है, कहाँ कहाँ से जल की जांच होती है। ये सारा व्यवस्था राज्य सरकारों ने अब तो उन्होंने डिविजनल स्तर पर मतलब कमिश्नरी स्तर पर भी कर रखा है कि अगर आप मत्स्य पालन करते हैं और हर जिले में मत्स्य के अधिकारी भी हैं और वो इंतजाम करते हैं किस तरह से अगर सरकारी तालाबों का सरकारी चीज़ों का अगर आपको उसका वो लीज पर लेके अगर आप करना चाहते हैं तो वो मदद करते हैं। लीज पर लीजिए या प्राइवेट करिए या किराए पर लेके आप काम करिए, तो हर तरह से सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको कि व्यवस्था की गई है ताकि ग्रामीण स्तर पर अगर कोई चाहता है मत्स्य पालन के उद्योग में हाथ डालना तो उसमें हाथ डाल सकता है। और कुछ जगह ऐसी व्यवस्था की गई, सरकार ने भी व्यवस्था की गई कि मत्स्य में हर आदमी तो उतना होशियार नहीं होता। तो जो लोग जैसे कि पहले से परंपरागत ढंग से मछली पालन करते आ रहे हैं उनको प्राथमिकता भी दी गई है कि वो लोग जो मछली पालन के लिए अगर वो आते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाता है ताकि ये माना जाता है कि उनको ज़्यादा उसकी जानकारी और समझदारी। तो अब ये आप उसके बाद जब तो मैं वो चर्चा कर रहा था कि बीज का कि आप बीज पता करिए कहाँ से बीज है और किस तालाब में कौन सी मछली डाली जा सकती है। देखिए मछलियों की वैरायटी तो कम से कम पूरे दुनिया में कई हजार वैरायटी हैं और भारत में भी 1200-1300 2-3 हज़ार वैरायटी हैं भारत में। और उत्तर प्रदेश में भी कम से कम बहुत सारे करीब 100 से ज़्यादा वैरायटी मछली पालन के लिए मछलियों का वैरायटी है। वैरायटी अच्छी वैरायटी का मतलब इसमें जैसे पशुओं का नस्ल है उसमें
इसमें यह है कि कम समय में ज़्यादा वजन की मछली तैयार हो जाए। आपने छोटा बीज डाला और उसके बाद पता लगा कि साल भर के अंदर या 6 महीने के अंदर वो 2-2 किलो 1-1 किलो हो जाएगी, तो बहुत काफ़ी इसका बहुत अच्छा रेट भी मिलता है। मछली कोई सस्ती चीज़ नहीं है आज के युग में, आज के समय में। और बड़ी महंगी मछलियाँ बिकती हैं। एक मछली एक आदमी 1-2 मछली खरीद की सामान्य तक खरीद पाता है। एक बड़ी बड़ी मछलियाँ अगर उसको खाने की जरूरत पड़ती है तो बहुत, और प्रोडक्शन में मछली बहुत पैदा होती है अगर अगर देखा जाए तो ये आप समझ लीजिए कि मछली के बीज से शुरुआत करेंगे। तो अब उसके बाद मछली आपने कब एक बात और बताता हूँ आपको कि मछली पालन के लिए एक पूरा कैलेंडर बना हुआ है। अप्रैल से शुरू होगा और साल भर तक उसका कि कब आप खेत पोखरों की तैयारी करेंगे, जैसे फसल की है, कब पोखरों की सफाई करेंगे, कब उसमें बीज डालेंगे, कब उसमें कौन सी खाद डालेंगे, कब उनमें कितने वजन पर दूसरी खाद डालेंगे, तीसरे पर कब उनके जब अवांछित मछलियाँ उनको कब निकालेंगे, कब उनको जाल डाल के उनको बाहर करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें आपको, कब उसको मछली को पहले ले आएंगे मार्केट में बेचने के लिए, कितने वजन पर आपको उम्मीद कर सकते हैं कि कितने वजन हो सकता है, जबकि मैं उसमें हम बेच सकते हैं, क्या मार्केट में प्रॉफिट मिल सकता है। ये सारा एक कैलेंडर साल भर का विशेषज्ञ लोग देते हैं जो लोग मछली पालन करते हैं, और उसकी उनको जानकारी होती है, और तमाम हैचरीज के बारे में उनको जानकारी होती है कहाँ मछली मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मछलियों को भी रोग उसी तरह लगता है जैसे पशुओं, और ये अगर मछलियों को रोग लगने लगे तो मछलियों का अगर रोज पे सावधानी नहीं बरता जाएगा तो फिर मछलियाँ भी मर जाएंगी। और मछली मरने का फिर मैंने बताया कि अगर जहाँ आपने असावधानी बरती, जानकारी के अभाव में, जानकारी नहीं है और उसमें थोड़ी भी असावधानी बरती, तो पूरी का पूरा व्यापार आपका डूब जाएगा। और जब व्यापार डूब जाएगा तो आपको घाटा होगा तो फिर आप उसको लगेंगे नहीं। तो उन बीमारियों के बारे में जानना है, बहुत चीज़ों की बीमारियों को दूर करने के लिए ग्रामीण स्तर पर बहुत चीज़ें दवाइयाँ हैं, उसको गोबर की खाद भी डालते हैं, महुए की खाद डालते हैं जैसे मैंने बताया, उसमें चूना भी डालते हैं। ये सब तो चीज़ें बहुत उपलब्धि रहती हैं गांव में, लेकिन उसके अलावा अन्य भी केमिकल फर्टिलाइज़र भी उसमें अच्छा खासा पड़ता है ताकि स्वस्थ रहे। और समय समय पर दवाइयाँ पड़ती हैं। और मान लिया अगर कुछ मछलियाँ बीमार पड़ी तो उनको छान के उस बीमार मछलियों को, किसी का वो पंख झड़ने लगते हैं, किसी का फेफड़ा खराब हो जाता है, किसी का मुंह सड़ने लगता है, तो ये सारी चीज़ों को मछलियों को निकाल के उनको बाहर करना पड़ता है। तो ये सारी जानकारी को लिए अब आपने ये पूरी जानकारी जब आपको मिली तो ये आप उसके बाद अब आप मछली तैयार हो गई। अब मछली आपने अगर सावधानी बरत के और मछली डाला तो मछली आपको एक तरह से तैयार हो गई। फिर मछली का मार्केट की कमी नहीं है। देखिए, कम से कम ग्रामीण स्तर पर जितनी आप मछली पैदा करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि गांव शहर और मार्केट की मछली कमी है। बहुत सारे क्षेत्र में ये होता है कि बहुत लोग मछली नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तो बहुत ही मछली की मांग है और उसकी मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। तो इस मार्केटिंग के माध्यम से उसका मछली को आप लाभ देते हैं। और 1-2 तरह के ही आपको हर क्षेत्र में अलग अलग ढंग की मछलियों की डिमांड है। ऐसा नहीं कि एक तरह की मछली हर जगह खाई जाती है। तो वो उस हिसाब से अनुकूल आप उसके बीज की वो ला सकते हैं और बीज डाल सकते हैं। अब ये जब आपको मैं बताऊं कि ये इस तरह से जब मछली का आप व्यवसाय में लगेंगे, तो अगर गांव में मान लीजिए कि ये गांव में 5-6 तालाब हैं, पड़े रहते हैं। गांव पंचायतों के तालाब बहुत सारे हैं। वो क्या करते हैं कि वो लीज पर देते हैं और बहुत नॉमिनल लीज पर देते हैं। ये सारा काम अभी कौन करता है? ये सारे काम जो है सरकार के कर्मचारियों के माध्यम से होता है। गांव पंचायतें अपने स्तर पर नहीं करती। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब ये गांव सरकार जब बन जाएगी तो इन मछलियों के जैसे अन्य उद्योगों की, अन्य पशुपालन के लिए मैंने बताया है, उसके लिए बताया, तो उसी तरह से यह काम भी गांव पंचायत जब बन जाएगी तो उसको कैसे करेगी? गांव पंचायत तो आज है, उसकी गांव पंचायत के बारे में उसको कोई विशेषज्ञता है नहीं। और मछली पालन का जो भी काम लोग करते हैं वो निजी स्तर पर लोग करते हैं, या गांव सरकार ने जो व्यवस्था बना रखी है कि उसको लीज पर दे देती है कि जाइए आप पालन करिए, सरकार से कोई मतलब नहीं। तो अब वो लीज वाले कितना पैसा देते हैं, नहीं देते हैं, नुकसान होता है, विवाद बढ़ता है, सरकार को कोई खास उससे
फ़ायदा नहीं होता है। फिर वो 10 साल के लिए देते हैं, उसमें मुकदमेबाजी होती है। और ये समझ लीजिए कि मैं ये देखता हूँ कि मुझे जो अनुभव होता है कि ये व्यवस्था भी ठीक से ढंग से सरकार चलानी पड़ती है, और इसका फ़ायदा वास्तव में ग्रामीणों ले पाते हैं, और गांव पंचायतें तो कोई इसका फ़ायदा लेती नहीं है। और सरकार का इतना लंबा चौड़ा विभाग मत्स्य पालन के लिए, और देखा जाए तो उतना सरकार भी इस मामले को आगे नहीं करती। बस सरकार योजनाएं लाती है और सरकार समझती है कि मैंने योजनाएं दे दिया और मेरी जिम्मेदारी खत्म। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जो सरकार का काम है योजना देना, आपको फैसिलिटेट करना, मतलब सुविधा देना। सरकार का काम मछली पालन करने का नहीं है। सरकार का काम मछली पालन के लिए आपको वो सारी सुविधाएं जुटा देना जिससे आप ग्रामीण स्तर पर अगर चाहें तो इससे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हो क्या रहा है कि सरकार ही हर काम में लग जाती है करने के लिए, और सरकार करने से कौन करेगा? सरकार एक मत्स्य अधिकारी हो जाएगा जिले का, 2-4 उसके कर्मचारी हो जाएंगे, निचले स्तर पर वो निर्देशित गांव जो विकास अधिकारी है कि जो आओ मछली पालन को भी कुछ करवाओ, कुछ लोगों को लोन दिलाओ। वो लोन समझती है कि लोन हमने दे दिया और बस मछली पालन का उद्योग में लोगों को फ़ायदा हो गया। अरे देते रहो लोन, लोग जानते हैं नहीं, लोग पैसा ले जाएंगे, लोग खा जाएंगे। खाने जाते हैं, वो लगाते भी हैं, ये भी नहीं कि ये भी आरोप लगाना बिल्कुल उचित नहीं है कि वो खा जाते हैं। वो लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन वो पैसा लगाने में उसके बारे में जानकारी रहती नहीं, तो वो पैसा डूब ही जाता है। बार बार लगाते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। गाँव वाले हर काम में गाँव वाले सक्रिय होना चाहते हैं, चाहे पशुपालन हो, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे कुक्कुट पालन हो, चाहे सुअर पालन हो। ऐसा नहीं गाँव वाले कोशिश नहीं करते, लेकिन जितने बार कोशिश करते हैं उसके कम जानकारी के नाते या गलत जानकारी के नाते उनको नुकसान उठाना पड़ता है। बार बार कर्जे में डूबते हैं, उस कोशिश करते हैं और फिर कर्जे में डूबने के नाते उसको छोड़ देते हैं, और फिर ज़िंदगी पर अपना भाग्य भगवान के भरोसे कि हमारा भाग्य ही खराब है, हमारा ये उत्पादन नहीं। अरे ये सब तकनीकी चीज़ें हैं। तकनीकी चीज़ें मतलब तकनीकी रूप से इनकी जानकारी अगर आपको होगी तब इसको करेंगे तो लाभ ही लाभ है, नहीं तो नुकसान होने का कोई कारण नहीं। क्योंकि सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि मार्केट में खूब अच्छी खासी इसकी डिमांड है और अच्छी खासी इसकी ज़रूरत है। लोग चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हों, तो इसीलिए इन चीज़ों को करने से नुकसान कभी नहीं हो सकता, लेकिन उस व्यवस्था के बारे में इसे जानकारी। अब मैं बार बार कहता हूँ कि वैसे गांव सरकार बनेगी तो कैसे मछली पालन में उसका क्या भूमिका हो जाएगी। तो अगर गांव सरकार बनती है तो पहले मान लीजिए, जैसे मैं कहता हूँ कि एक कमेटी बनेगी, एक जैसे हर विभागों का मैं कहता हूँ 6 आदमी कमेटी बनेगी। मान लीजिए मत्स्य पालन की भी एक कमेटी बन गई, 6 आदमी हो गए। अब ये कमेटी का काम ये होगा कि गांव में उसको जांचना होगा कि गांव में कितने लोग एक तो अपना निजी मत्स्य पालन कर रहे हैं, दूसरा ये है कि कितने लोगों ने मत्स्य पालन के लिए, जैसे मैं पहले बताया कि लोग किराया पर देते हैं, कितने लोगों ने किराया पर दे रखा है मत्स्य पालन। तीसरा महत्वपूर्ण काम है कि गांव पंचायत के कितने कितने पोखरे हैं और जिसमें क्या क्या दिक्कतें हैं जिसको कि हम किराया देना। अब जो गांव पंचायत के मान लीजिए निजी स्तर पर जो कर रहे हैं, तो निजी स्तर पर जो लोग काम है तो उनको तो उनको अगर आप कमेटी है तो कमेटी उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेगी कि उनको ये बीच इनको जांच कहाँ होगा, पानी का भूमि का जांच होगा, ये पता करेगी, उनको मदद करेगी गांव ये कमेटी। फिर उनको ये मदद करेगी कि लोन कहाँ से मिलेगा, ये भी मदद करेगी, लोन में कितना आपको सब्सिडी मिलेगा। फिर उनको जो सरकार की तरफ से पूरा जो डाटा है उनका जो एक पूरा कैलेंडर बना हुआ साल भर का, उस कैलेंडर के हिसाब से क्या उनको ज्ञान दे सकती है वो और उस सारी बातें उनको बताएगी कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और ये लिए अगर ज़रूरत पड़े तो गांव पंचायत इन 6 लोगों में से अपने कमेटी के लोगों को जगह जगह समय समय पर भेज के ट्रेनिंग कराएगी। मत्स्य पालन के लिए जो ट्रेनिंग की ज़रूरतें होंगी वो जाके उनको ट्रेनिंग दिलवा देगी कि ताकि वो सब जान जाए सारी बातें कि कैसे कैसे होती है, कौन कौन कहाँ चीज़ें होती हैं। और बार बार फिर मैं कहता हूँ कि अब तो कंप्यूटर का ज़माना होता है, कंप्यूटर में ये सारे ज्ञान आपको उससे भी मिल जाएंगे और उससे आप मेल करके उनसे जानकारी ले सकते हैं, उन अधिकारी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि उन लोगों को बुला के आप यहाँ जांच करवा सकते हैं, उनसे मुआयना करा सकते हैं कि हमारे गांव में 10 जगह मछली पालन होता है
और नियरेस्ट मार्केट कौन कौन से बाज़ार इसके लिए मछली के लिए उपयुक्त होते हैं, ये सारी जानकारी आप उन लोगों को दे सकते हैं। तो जब से महत्वपूर्ण है कि गांव पंचायत क्या करते थे, गांव पंचायत खुद जो अपना, मान लीजिए कि उसके पोखरे, दो विकल्प है। एक विकल्प ये है कि वो अपना गांव पंचायत के जमा 4 पोखरे 5 पोखरे हैं, उनको किराया दे सकती है और लीज पर दे सकती है, नहीं खुद भी करा सकती है। और खुद करा के मान लीजिए 6 कमेटी ये जिम्मेदारी ले ले कि हम अपना खुद कराएंगे, तो कम से कम गांव में 15, 20, 25 नौजवानों को रोजगार भी दे सकती है। वो रोजगार ऐसे देंगे कि आप लोग ये हमारा काम ये इस तरह से उनको बढ़ेगी कि ये शुरू से लेके अंत तक पूरे मछली पालन के लिए आप अपना टाइम दीजिए। और उसके लिए मैंने कहा कि हर गांव का जो कोई काम पंचायत फ्री कोई काम किसी नहीं कराएगी, सबको कोई न कोई उनको मतलब वेतन देगी। वेतन मतलब हम बार का तो गाँव के लोगों को पूरे दिन भर का काम कराने की जरूरत नहीं है। 4 घंटा 5 घंटा का काम देना है, उसी हिसाब से उनको भुगतान करना है। 2000, 3000, 4000 जैसा कि उनके पास गांव का आय हो, और उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार का उपलब्ध करा सकती है। और उस रोजगार से वो लोग उस मछली उद्योग को करेंगे। ये असल में इससे 2 फायदा होगा। एक तो जैसे उसमें उसको हुनर भी आ जाएगा जो लोग करेंगे, गांव पंचायत करेंगे। पहले होता क्या है कि और लोग जब करते हैं तो उनको उतनी जानकारी नहीं होती। जब गांव पंचायत के लोग खुद कराने लगे तो बहुत सारे हुनरमंद लोगों को गांव में तैयार कर देंगे, और जब गांव में बहुत सारे हुनरमंद लोग तैयार हो जाएंगे तो वही लोग बाद में खुद अपना मत्स्य पालन शुरू कर देंगे। और देखिए, खेत में जितना अनाज नहीं मिलेगा, एक अगर जितने मैं मतलब गेहूँ और धान आप बोते हैं उतना आपको इनकम नहीं मिलेगा। जैसे कि एक मछली पालन का अगर 1-2 एकड़ में अगर आप मछली पालन करते हैं तो कम से कम आपको 4 लाख 5 लाख रुपया संभावना है कि आपको साल में मिल जाए। 4-5 लाख रुपया तो नहीं मिल सकता आपको, कितना भी जो धान पे बोचेंगे या चावल भी बोएंगे, 2 फसल काटेंगे, तभी इतना 4-5 लाख रुपया नहीं मिल सकता। बहुत मिलेगा 50-60 हज़ार रुपया तक आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन इसमें 4-5 लाख रुपया तक भी मिल सकता है। अब ये जानकारी को तब होगा जब जानकारी अच्छी रहेगी, कौन सी मछली, कितना मार्केट, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, उसको बिल्कुल तकनीकी और ढंग से उसको जब आप करेंगे तो इतना फ़ायदा हो सकता है। तो अब 4-5 लोग गाँव में बैठे हुए 1 एकड़ 2 एकड़ खेत में आपको मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि किसको सरकार शहरों में जाके इतना पैसा मिल रहा है कि जो लोग कमा रहे हैं। इसके अलावा आप और गांव में जो जितने भी पोखरे हैं उसका ये भी व्यवस्था है कि उसके किनारे किनारे केले का आप लगा दीजिए, फल लगा दीजिए। और भी बहुत सारे साइड में उनके जो बंदे बांधे जाते हैं मछलियों को रोकने के लिए, कि बाढ़ से पानी से रोकने के लिए। तो क्योंकि जब आप पोखरे तैयार करते हैं तो ये भी बहुत ध्यान देने की बात है कि बंदे ऐसे हों, किनारे किनारे ऊँचे हों, ताकि बाहर का पानी ना पावे या इधर की मछली बाहर न जाने पावे। फिर उसके किनारे किनारे बहुत सारे आप पेड़ लगा लेते हैं, और उन पेड़ों से आपका एक अस्थायी रूप से उनसे केले का, मान लीजिए चारों तरफ आपने केले का लगाना शुरू कर दिया, तो केले की अच्छी खासी आप उसे कमाई कर सकते हैं। तो 1 एकड़ 2 एकड़ में आप कितनी कमाई, मछली की अलग कमाई, पौधों की अलग कमाई, कौन कौन पौधे लगा सकते हैं जो कि आपको मेड़ पर, जो कि आपको निरंतर कुछ न कुछ, पपीता लगा सकते हैं, कौन कौन से फ़ायदे दे सकते हैं, वो बहुत सारे पेड़ हैं जिसको कि ये सारे आपको ज्ञान उसमें मिल सकते हैं। और लोग देते रहते हैं, उसको लोग समझने वाला कोई है ना, लेने वाला समझते हैं। वो समझते हैं कि बस इसके फ़ायदा क्या है, ये तो मछली ही मर जाएगी। तीसरी बात है, जब गांव पंचायत करेगी तो मछलियों में एक गांव में एक बड़ा दुश्मनी का भी वातावरण रहता है। वो ये होता है कि लोग जब देखते हैं कि इनकी मछली तो बहुत हो जाएगी, बड़ी इनकी इनकम हो जाएगी, तो लोग जहर मिला देते हैं, सारी मछलियाँ मिल जाती हैं। अब गांव में जब ये व्यवस्था गांव पंचायत की सरकार रहेगी, गांव सरकार रहेगी, इस बात को भी देखिए उसकी सुरक्षा करें। दूसरा, गांव पंचायत सरकार ये भी देखेगी कि हम मछलियों के लिए हम इंश्योरेंस की भी व्यवस्था करते हैं। जैसे फसलों का इंश्योरेंस है, उसी तरह मछलियों का भी हम इंश्योरेंस करा देंगे कि अगर किसी ने इस तरह की बदमाशी की तो उसकी मछली अगर हमें मर गई तो इतना पैसा हमको मिल जाएगा, ताकि हम जो है वो कोई किसान या गांव पंचायत उसका नुकसान उसको न भुगतना पड़े। तो इस तरह से आप देखें कि वो ये सारी व्यवस्था जब हो जाएगी तो मछली पालन करने में लोगों को कोई डर नहीं रहेगा, हुनर हो जाएगा, उसकी सुरक्षा हो जाएगी, उसकी पूरी जानकारी रह जाएगी, उसकी पूरी मार्केट हो जाएगी। तो आराम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग जो कि गांव में हो सकता है। और इससे स्वाद कितना होगा, मछली का जो प्रोटीन है, मैंने कहा कि मछली में प्रोटीन के अलावा कम से कम 20 खनिज पदार्थ हैं, और उसके साथ बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि
वो मछली अगर खाएं ना तो बहुत सारे बीमार लोगों को मछली के लिए कहा जाता है, जो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, कि आप मछली खाइए। तो उन लोगों के लिए बताया जाता है कि आप मछली खा के अपने स्वास्थ्य को पुनः वापस कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य भी लोगों का फ़ायदा मिलेगा। देखिए गांव में सारी चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे का पूरक है। आपका वो इस तरह से पूरक है कि पर्यावरण को ठीक रखती हैं, आपके जीविका का आधार बन जाती हैं, आपके जीविका के साथ साथ आपके स्वास्थ्य का भी वो गारंटी देने लगती हैं। तो ये इस ऐसी व्यवस्था है ग्रामीण व्यवस्था कि अगर ग्रामीण व्यवस्था को ठीक से व्यवस्थित कर दिया जाए तो पर्यावरण भी ठीक, रोजी रोटी की भी दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य भी ठीक, और आने वाली पीढ़ियों के लिए आप हमेशा से एक अस्थायी व्यवस्था कर देते हैं। नौकरी में क्या है, नौकरी में जिस नौकरी के पीछे भागते हैं, आपकी नौकरी चली, नौकरी आप रिटायर हो गए, आपकी तो है नहीं कि आप अपने बेटे को नौकरी दे देंगे। ग्रामीण में आपने ये तालाब तैयार कर दिया, 2 एकड़ या 3 एकड़ का तालाब तैयार कर दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको उसको एक रोजगार आपने सृजित कर दिया, और उस काम को उन्होंने सीख लिया, उस आपसे पीढ़ी दर पीढ़ी कमाते चली आ रही है। और आपने कितना बड़ा सहयोग किया समाज को, अपने लिए तो आपने रोजगार को लिया, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए रोजगार कर दिया। दूसरा काम किया गांव का, आपने पर्यावरण पर दिया, जल जो है पीने लायक आपने गांव का मछली पाल के पीने लायक जल बना दिया। तीसरा बड़ा सहयोग आपने ये किया कि लोगों को स्वास्थ्य के लिए एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो कि उससे स्वास्थ्य वर्धन भी उनका हो रहा है। तो आपने अपने जीविका के साथ कितने तरह से लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, यही ग्रामीण व्यवस्था की सुंदरता है। इस देश के लोग समझ नहीं रहे। जो मैं गांव सरकार की बार बार बात इतने ज़्यादा जोर से दे रहा हूँ कि ग्रामीण व्यवस्था की जो आर्थिक व्यवस्था है वो इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है कि वो स्वार्थ पूरक नहीं व्यवस्था है। वो अपने स्वार्थ के लिए तो ठीक है, वो रोजी रोटी के लिए शुरू करते हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से वो एक पूरे समाज को तो लाभ पहुंचाए रहे। पूरे विश्व के जो हमारी पूरी व्यवस्था है, पर्यावरण के आधार पर जो आधारित हमारी व्यवस्था है, वो प्राकृतिक व्यवस्था है, उसको भी बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही भारत के लोगों ने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में जो सोचा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था है, इसीलिए उत्तम खेती उसको बोलते हैं, उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीख निदान क्यों बोलते हैं? क्योंकि भीख चाकरी निदान जो है, नौकरी जो आप करते हैं, वो केवल भीख मांगते हैं अपना पेट पालने के लिए। लेकिन ये जो कार्य है ये भीख मांगना नहीं है। उत्तम खेती में सब, जब हम खेती की बात करते हैं तो उसमें कृषि भी है, पशुपालन भी है, ये आपका मत्स्य पालन भी है, या उससे जुड़ी हुई जल संरक्षण, सारी चीज़ें उसके साथ खेती में आती हैं। तो इसीलिए इसको उत्तम कहा गया है। उत्तम मतलब आप भी अपने को स्वस्थ जिंदा रखते हैं, अपने आय का साधन, क्योंकि बिना आय के साधन करते जीवन तो निर्वाह हो नहीं सकता, तो अपने बेहतर आय का साधन बनाते हैं अपने लिए। और समाज और प्रकृति को कितना मदद कर रहे हैं, तो ये समाज और प्रकृति को जो मदद कर रहे हैं, ये गांव के आर्थिक व्यवस्था का इतना सुंदर रूप भारतीयों ने खोज रखा है, इतना उच्च श्रेणी का ये व्यवस्था उन्होंने सोच रखा है कि दुनिया में इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन इसी चीज़ को हम मिटाने में लगे हुए। दिन रात हमको ये कोशिश है कि गांव में को शहर बनाए। मैं बार बार हर बात को दोहराता हूँ आपको कि गांव को शहर मत बनाइए। नहीं, नरक शहरों के नरक तो पहले ही से नरक हो गए हैं। शहर दिन भर दिन और नरक होंगे। वहाँ रहने वालों की हालत ये होगी कि सांस नहीं लेना मुश्किल हो जाएगा, और वो केवल अपने स्वार्थ के लिए गाँव शहर वाले जी रहे हैं, और केवल सामान बना के आप गाँव वालों को भ्रष्ट कर रहे हैं, गांव की अर्थव्यवस्था का ऐसी तैसी छिन्न भिन्न कर रहे हैं, गांव को लोगों को शहरों पर निर्भर कर रहे हैं, और गांव का जो भी 4 पैसे कमाई होती है उस पैसे कमाई को लेकर शहर में अपने ऐश कर रहे हैं। ऐश क्या कर रहे हैं लोग, तमाम लोग कोई खाने बिना मतलब वाली चीज़ों को खाने में, शराब पीने में, इस तरह तमाम चीज़ों में व्यर्थ गंवा रहे हैं। जबकि गाँव में की जो अर्थव्यवस्था है वो एक आपको हर तरह से संवर्धन करने वाली व्यवस्था है। तो इसलिए गाँव के जो मौलिक चीज़ें हैं, जो गांव के वो अर्थव्यवस्था है, उसको समझने की कोशिश करिए। और गांव की अर्थव्यवस्था इसलिए नहीं हो रही है कि आपके ठीक ढंग से गांव सरकार नहीं बनाने देते, गांव में लोग हुनर नहीं आ रहा है, गांव के लोगों को जानकारी नहीं मिल रही है, गांव के लोग इस व्यवस्था को करना नहीं जानते हैं, इसीलिए उसको गांव को छोड़ते जा रहे हैं और शहर के ये नकली चीज़ों को लेते जा रहे हैं, और जानते हैं बिना जाने हुए कि ये शहर में उनके ज़िंदगी को धीरे धीरे वो एक तरह से तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा।
और गांव की अर्थव्यवस्था के अगर चलेंगे धीरे धीरे उनका हर तरह से पूर्ण रूप से उनका एक तरह से विकास होगा। लेकिन वो उसको भूल चुके हैं, इसीलिए वो जो जो शहर की अर्थव्यवस्था देते हैं उसी के पालन करते हैं। तो ये आप जब भी मैं कहता हूँ कि गांव सरकार की की ज़रूरत है, तो ये समझ लीजिए कि पूरे गांव सरकार के साथ साथ मैं पूरे देश नहीं विश्व की बात करता हूँ। देश तो गांव सरकार बनेगी तो गांव के तो स्वर्ग हो ही जाएगा, लेकिन पूरा हमारा पर्यावरण, हमारा पूरा स्वास्थ्य, हमारी सोच, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे अपने ढंग से जीने का और अपने ढंग से बहुत कुछ करने की जो मनोवृत्ति ये हमारे अंदर जो छिपी हुई है शक्तियाँ, वो भी उभर के आएंगी। तो इसीलिए साथियों मैं बार बार कहता हूँ कि हर हालत में गांव की सरकारी इस इतने बड़े देश में, भारत जैसे देश की जो मूल व्यवस्था थी, अगर उस मूल व्यवस्था को हम फिर पुनः स्थापित कर सके तो इस देश को कोई ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनने से नहीं रोक सकता। और नहीं तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्या, ये दुनिया का एक नारकी देश बन के रह जाएगा और हम लोग खाली जीवन भर अपने भाग्य को, अपने कर्म को कोसते रहेंगे। और एक नया तरीका एक आ गया है कि जिनके पास साधन होता है इस देश को छोड़ के विदेश में जाकर बैठते हैं कि देश में क्या रखा है, ये भावना पड़ी। एक श्रेष्ठ देश जहाँ रहने का गौरव महसूस होना चाहिए, वहाँ आप लोग छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं जिनके पास इतने संसाधन जुट गए। तो इन शब्दों के साथ मित्रों दोस्तों आपको यही कहूँगा कि गांव की सरकार के बनाने के लिए आप समझिए, और जितना जल्दी हो सके इस गांव की सरकार को हम बनाएंगे, उतने ही जल्दी हम इस भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने में सफल होंगे। धन्यवाद साथियों।